मैंने कल आप लोगों को गदर पार्टी के बारे में पढ़ाया था, याद करो। गदर पार्टी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट मैंने पढ़ाया था और उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से गदर पार्टी वालों ने इंडिया में अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्यूशन करने का प्लान बनाया, लेकिन वो डिफीट हो गया। और कौन-कौन उसके मेन लीडर्स थे, उसके अलावा मैंने सचिन सान्याल के बारे में और उसके अलावा जितने भी उस समय के रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी, उनके बारे में मैंने डिस्कस किया था, राइट? कल हमने ये डिस्कस किया था। आज हम लोगों की जो चर्चा का विषय है, जो बात है, वो हम लोग होम रूल मूवमेंट। अच्छा 3 मूवमेंट का नाम आप लोग याद रखिएगा, जो बहुत मतलब इनफैक्ट 4 मूवमेंट का नाम आपको याद रखना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं। उनमें से 4 से 5 मूवमेंट्स धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा। लेकिन अभी इधर के पीरियड में आपको मैं कुछ मूवमेंट्स के नाम बता रहा हूँ, जिसको आपको टिप्स पे याद रखना है। एक तो 1857 का, अब वो गिनो मत कितने, बस याद रखो। 1857 का रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। 1905 का बंगाल पार्टीशन। उस समय जो मूवमेंट हुआ वो स्वदेशी मूवमेंट या बाइकॉट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। व्हेन गांधी जी वाज नॉट देयर, ठीक है। इसके बाद गदर पार्टी वगैरह तो आपको पता, मैंने बताया। लेकिन इसके बाद मूवमेंट जो है एक होम रूल मूवमेंट होगा। क्या होगा? होम रूल मूवमेंट, जिसको एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक चलाएंगे, ठीक है। होम रूल मूवमेंट एक फेमस मूवमेंट रहा है और वो 1915 से 1916 में से 18 तक, मतलब उसकी जो हवा चली है 1915 से चली है और वो 1916 में जोर पकड़ा है उसने। 17-18 तक आते-आते शांत हो गया है, ठीक है। तो ये आपका जो पीरियड है 1916 वाला, उस टाइम आपको होम रूल मूवमेंट के बारे में जानने को मिलेगा। तो आपने रिवॉल्ट ऑफ 1857, बंगाल पार्टीशन, स्वदेशी मूवमेंट एंड बाइकॉट मूवमेंट 1905, 1916 का आपने होम रूल मूवमेंट। इसके बाद में फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920-21, ठीक है, ओके। ये आपका 20-21 वाला जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसमें गांधी जी इन्वॉल्व है। उसके बाद में आपका जो मेन इवेंट्स है, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 का, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो है गांधी जी इन्वॉल्व हैं। उसके बाद में फिर आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। वैसे उसके बीच में एक और है इंडिविजुअल सत्याग्रह वगैरह, लेकिन जो बड़े मूवमेंट्स हैं वो ये हैं जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर है? 1857 का रिवॉल्ट ऑफ 1857, स्वदेशी मूवमेंट और बाइकॉट मूवमेंट 1905, होम रूल मूवमेंट 1916, नॉन कोऑपरेशन 1920, 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन हिंदी में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो असहयोग आंदोलन, ठीक है। और उसके बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना। तो ये कुछ मूवमेंट्स आपको बार बार नजर में आते रहेंगे, जानने की जरूरत है। तो अभी आज हम लोगों का जो डिस्कशन करने का टॉपिक है, स्वदेशी मूवमेंट तक हम लोग बात कर चुके हैं कि स्वदेशी पहनो स्वदेशी खाओ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है होम रूल मूवमेंट। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, तो आज होम रूल मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। जरा देखिए, देखिए बैकग्राउंड, होम रूल मूवमेंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसका बैकग्राउंड, कल हम लोगों ने गदर पार्टी के बारे में बात कर ली थी। इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा देख लेंगे पहले। आप लोगों को मैंने पहले बताया कि ये बात आप लोगों को याद होगा कि 1908 के अंदर तिलक जो है वहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट, अगर याद ना हो तो थोड़ा सा बता दे रहा हूँ बैकग्राउंड में, कि अंग्रेजों ने जब बंगाल का पार्टीशन किया 1905 के अंदर, तो वहाँ पे जो कांग्रेस थी वो दो पार्ट्स में ब्रेक हो गई। एक जो है नरम दल वाले हो गए, दूसरे गरम दल वाले हो गए। नरम दल वाले जिनको हम लोग मॉडरेट कहते हैं, गरम दल वालों को हम लोग एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। और उसमें से नरम दल जो वाले में आप देखोगे तो फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और बदरुद्दीन तैयब जी,
के डी तेलांग, जी सुब्रमण्यम अय्यर, और इनके अलावा जो है दादा भाई नौरोजी वगैरह और एस एन बनर्जी, ये सब मॉडरेट लीडर्स थे। एक्सट्रीमिस्ट लीडर में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल, ये सब लोग जो हैं एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में के लीडर्स थे। और उनमें आपस में अपने अपने प्रेसिडेंट बनाने के लिए कि हमारा एजेंडा चलेगा, हम पूरे देश में क्रांति करेंगे, वो सब चीज़ लेकर इन लोगों की आपस में लड़ाई हो जाती है। और मॉडरेट लोगों के ऊपर ये लोग चप्पल जूते मार देते हैं सूरत स्प्लिट 1907 के अंदर। और उसके बाद बहुत ही गंदे तरीके से अंग्रेज लोग इनका रिप्रेशन करते हैं, दबाते हैं, मारते हैं, और 1908 तक आते आते पूरी कहानी साफ कर देते हैं। और सबसे पहले और जेल में जाते हैं बाल गंगाधर तिलक, जो कि मेन लीडर होते हैं। 1908 के अंदर बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो सेडिशन चार्जेस पे, देशद्रोह के चार्जेस पे इनको डाल दिया जाता है जेल में। और 1908 से लेकर 1914 तक तिलक जो है वो जेल में रहते हैं। 1914 में जून में उनको छोड़ा जाता है, ठीक है ना। ठीक है, इसके टाइम पर जब वो गए थे तब पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ और थी, और जब बाहर आए हैं तो सिचुएशन कुछ और है, ठीक है। जब ये गए थे जेल में तो उस समय स्वदेशी मूवमेंट पे नेशनलिज्म जो है वो पीक पे था, और जब ये आए हैं बाहर तो काफ़ी कुछ वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है, और चीज़ें जो हैं उस तरह से नहीं है जिस तरह से जब ये जेल में गए थे तब थी, ठीक है ना। दूसरी बात, बहुत सन्नाटा है। और उसमें एक बात ये भी है कि जब ये कांग्रेस में एंटर करना चाह रहे हैं तो मॉडरेट फैक्शन जो है वो इनसे तभी से नाराज़ था कि आपने की वजह से जूते और चप्पल मारे गए हमें, तो हमें गालियाँ दी गई और चीज़ें की गई, तो इसलिए हम आपको कांग्रेस में दोबारा एंट्री नहीं देंगे। किसको नहीं देंगे? तिलक को एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है ना। उन्होंने कांग्रेस में एंटर करने की कोशिश की क्योंकि उनको पता था कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम कुछ काम कर सकते हैं ज़्यादा। तो ही ट्राइज टू एंटर कांग्रेस, लेकिन इनको मॉडरेट फैक्शन ने स्टॉप करा। उन्होंने बोला भाई ऐसा नहीं है, तिलक अगर आएंगे तो फिर हम काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। साइमल्टेनियसली न्यू लीडरशिप उस समय इमर्ज हो चुकी थी जिसमें एनी बेसेंट जो है वो भी, उनका भी नाम काफ़ी था। अब आप ये जानना चाहेंगे कि हु वाज एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है इंडिया में आई थी एज अ वॉलंटियर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। किससे? एक क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर आया हुआ है कि वेदर मैडम जो है आपकी ये एनी बेसेंट जो है, वेदर शी वाज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। नो, शी वाज नॉट, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर जो है मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ओलकॉट थे। ये कर्नल ओलकॉट और मैडम ब्लावत्स्की हैं, इन लोगों ने फाउंड किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी। अच्छा, अब आप ये जानना चाहेंगे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी होती क्या है, जानना चाहेंगे ना। ये वो सोसाइटी है जो है तो फॉरेनर सोसाइटी थी, लेकिन वो इंडियन कल्चर को बहुत अप्रिशिएट करती थी। जैसे तो आप लोग देखते हैं ना कि हरे रामा हरे कृष्णा टाइप से टेम्पल वहाँ पे काफ़ी सारे होते हैं, वो लोग इस्कॉन वगैरह वाले ज़्यादा, मतलब फॉरेनर्स ज़्यादा उसको वो करते हैं, प्रेज करते हैं। उसी तरीके से ये ऐसा तो नहीं है कि हरे रामा हरे कृष्णा करते हैं, लेकिन ये इंडियन कल्चर को कुछ ज़्यादा ही अप्रिशिएट करते हैं, और इंडियन कल्चर को पे मतलब वो देते हैं, मतलब इंडियन कल्चर को बहुत ही रिच कल्चर समझते हैं। और ये फॉरेनर्स भी इसमें पार्ट बनते हैं, वॉलंटरी इंडिया में आके सर्विस वगैरह करते हैं, और एक तरह से योगा अध्यात्म अध्यात्म की बातें इनको बहुत ही ज़्यादा वो करती हैं, मतलब इन्फ्लुएंस करती है। तो इस तरह की सोसाइटी थी थियोसॉफिकल सोसाइटी, और ये मद्रास में आके काम करना अपना शुरू करती हैं। एनी बेसेंट एज अ वॉलंटियर आती हैं, ठीक है, ओके, ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। और शी वाज फ्रॉम आयरलैंड, ठीक है ना। लेटर शी स्टार्टेड द पॉलिटिकल वर्क, बाद में जो है क्योंकि ये बहुत इन्फ्लुएंस होती हैं फ्रॉम द इंडियन कल्चर, तो ये जो है क्या करती हैं, पॉलिटिकल वर्क स्टार्ट करती हैं, प्रोपोगेट करना स्टार्ट करती हैं होम रूल ऑन द आयरिश होम लीग। जैसे आप लोगों को पता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब नेपोलियन वॉर पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि आयरलैंड में भी आवाज़ें उठने लगी थी होम रूल वाली, याद है ना, वो नेपोलियन के वॉर के टाइम पर। तो इसी तरीके से वहाँ पे आयरलैंड में होम रूल इन्होंने दे दिया था कि आयरलैंड गया अपने हाथ से, तो उसी तरह का होम रूल कि मतलब ऊपर ऊपर आप शासन करो लेकिन होम रूल हमारा रिप्रेजेंटेटिव वगैरह सब हमारे होंगे, हम लोग इलेक्शन करेंगे। इस तरह का ये सिस्टम चाह रहे थे इंडिया में भी कि अंग्रेज अपनी तरफ से रूल ना करें बल्कि होम रूल इंडिया हो। फॉरेन अफेयर्स वगैरह देखो आप, लेकिन होम रूल जो है वो किसका हो, इंडियंस का हो। तो शी एडवोकेटेड टू द moderates to revive their decision and allow the तिलक to be a member, क्योंकि वो तिलक को पसंद करती थी कि मतलब ही इज़ अ गुड मैन, और काफ़ी मतलब सपोर्ट करती थी। तो उन्होंने जो है कहा कि एडवोकेट किया, और इनकी इज्जत भी बहुत थी उस समय क्योंकि काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी काम वाम करते करते, और काफ़ी सोशल वर्क किया था इन्होंने, मैडम एनी बेसेंट ने। तो एनी बेसेंट ने मतलब ये एडवोकेट किया इसको कि मतलब आप जो हैं मॉडरेट्स को कहा कि आप तिलक को आने दीजिए, तिलक जो है काफ़ी काम कर सकते हैं
इस मूवमेंट को चलाने में, राइट। अब क्या होता है कि कांग्रेस ये मतलब 1914 के अंदर कांग्रेस का मद्रास सेशन होता है। क्या होता है? तो यहाँ फिरोज शाह मेहता क्या कह रहे हैं, फिरोज शाह से मेहता से कह रही है एनी बेसेंट कि जो है तिलक की एंट्री दे दो, तो इंक्लूड कर लो तिलक को कांग्रेस के अंदर। फिरोज शाह मेहता क्या कह रहे हैं कि नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। नो एंट्री फॉर द तिलक इनटू द कांग्रेस ड्यू टू द अपोजिशन फ्रॉम द फिरोज शाह मेहता एंड अदर लीडर। फिरोज शाह मेहता और अदर लीडर्स ने क्या कहा, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है ना। ओके, अब ये उसमें बाल गंगाधर तिलक लगे हुए हैं कि नहीं, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस के लिए वो लगे हुए हैं, ठीक है, कांग्रेस में जुड़ना है, ठीक है ना। उस समय तो नहीं जुड़ पाए। यहाँ एनी बेसेंट देखो और उनके ग्रुप के मेंबर जो सपोर्ट कर रहे हैं, ये एनी बेसेंट है, देख रहे हैं एनी बेसेंट अपने ग्रुप के साथ। और ये पहली कांग्रेस की पहली प्रेसिडेंट भी है। 1915 के अंदर सेशन होता है कांग्रेस का, ठीक है, बॉम्बे के अंदर। वहाँ पे एनी बेसेंट जो है वो तिलक में किसी ना किसी तरह से वो एंट्री करवा लेती हैं तिलक की, एनी बेसेंट की, ठीक है ना। ओके, एनी बेसेंट तिलक की एंट्री कांग्रेस में करवा लेती हैं, बट डिमांड करते हैं कि होम रूल जो है वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस इनिशियली। शुरू में होम रूल कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं करता है। इट वाज डिसाइडेड दैट द कांग्रेस वुड पास रेजोल्यूशन ऑफ होम रूल इन द स्टिपुलेटेड टाइम। मतलब होम रूल हम चाहेंगे लेकिन हम अपना टाइम लेंगे और अपना आराम से, हम लोग एक हैक्टिक डिसीजन नहीं लेंगे जैसे पहले लिया था तिलक ने, ठीक है ना, वो नहीं होगा, टाइम लेंगे उसके बाद होगा। तो इन्होंने कहा, तिलक ने और एनी बेसेंट डिसाइड किया कि अगर ठीक है, अगर कांग्रेस स्टार्ट नहीं करती है होम रूल, तो एनी बेसेंट और तिलक स्टार्ट करेंगे अपना खुद का मूवमेंट, ठीक है ना, होम रूल के। तो कांग्रेस जो है वो अपना रिजोल्यूशन जब तक पास करती है, उसके उससे पहले ही एनी बेसेंट और क्या नाम है जो तिलक हैं, ये अपना होम रूल लीग स्टार्ट कर देते हैं। होम रूल जो है ये स्टार्ट करते हैं 1916 के अंदर, जहाँ पे लोगों को अवेयर किया जाएगा कि होम रूल होता क्या है, आपको क्या करना है, आपको अपनी आज़ादी मिलेगी, मतलब अपने लोगों को अपना खुद चुनने का आज़ादी मिलेगी, और मतलब आप अपने स्फीयर में आज़ाद होंगे, अपने कानून खुद बनाएंगे, वो सारी चीज़ें उनको बताना शुरू करते हैं, ठीक है ना। 1916 के अंदर महाराष्ट्र में पूरे उसमें जो है बाल गंगाधर तिलक स्टार्ट करते हैं, सिर्फ बॉम्बे सिटी को छोड़कर। बाकी कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस और बिहार के अंदर बाल गंगाधर तिलक की लीग जो है काम करती है। बॉम्बे सिटी के अंदर ध्यान रखिएगा, तिलक की लीग काम नहीं करती है, ठीक है ना। अब कंप्लीट स्वराज नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, आयरलैंड वाला स्टाइल चलेगा, वो है होम रूल वाला, ठीक है, कि ऊपर ऊपर आप शासन करो, अंदर में। तो इनमें इन्होंने स्वराज्य डिमांड इंक्लूड स्वराज्य फ्रॉम द लिंग्विस्टिक स्टेट, एजुकेशन इन द वर्नाकुलर लैंग्वेज, जिसमें साथ में ये भी एग्जाम था कि थोड़ा स्वराज मतलब होम रूल टाइप का दो, और दूसरा जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बनाओ, और इसमें ये भी था कि एजुकेशन जो है वर्नाकुलर लैंग्वेज में किया जाए, ठीक है ना। तो ये सेंट्रल प्रोविंस यानी एमपी वाले एरिया में, कर्नाटका में, बिहार में और आपका महाराष्ट्र में, सिवाय बॉम्बे सिटी के, तिलक ने ये मोर्चा संभाला कि हम लोग करेंगे, ठीक है। और वो दो न्यूज़पेपर निकालते थे, मराठा इन इंग्लिश और केसरी इन हिंदी, ठीक है ना, मतलब मराठी, केसरी इन मराठी। तो ये जो है दो न्यूज़पेपर निकालते थे, इसमें ये डिमांड इन्होंने होम रूल वगैरह की लिखनी शुरू की। ओके, एनी बेसेंट पूरे वर्ल्ड, इंडिया में बाकी जगहों पे मूवमेंट कौन चला रहा था, अदर देन दिस एरिया, जहाँ पे बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे, उसको छोड़कर पूरे इंडिया में मूवमेंट कौन चला रहा था, एनी बेसेंट। ये कैंपेन स्टार्ट करती है, डिमांड करती है सेल्फ गवर्नमेंट की फॉर इंडिया आफ्टर द वॉर ऑन द लाइन ऑफ व्हाइट कॉलोनी। जो व्हाइट कॉलोनीज है उनमें जो इस तरह का होम रूल है, उसी तरह का इंडिया में होम रूल दिया जाए, ठीक है, उनको अपने अधिकार दिए जाएं। कैंपेन न्यूज़पेपर के थ्रू शुरू करते हैं, ये न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ और पब्लिक मीटिंग और कॉन्फ्रेंसेज वगैरह करके न्यूज़पेपर का भी सहारा लेती हैं, उसमें भी लिखती हैं और वैसे भी लिखती हैं। उसके अलावा सितंबर 1916 के अंदर एक होम रूल लीग स्टैब्लिश की जाती है, ठीक है, लीग बाय जॉर्ज अर्नाडेल। और अर्नाडेल का नाम आपने सुना होगा, जॉर्ज अर्नाडेल। और एक अर्नाडेल का नाम आपने उसमें सुना होगा, इनकी वाइफ का, रुक्मणी देवी अर्नाडेल, सुना है नाम, ठीक है, याद है रुक्मणी देवी अर्नाडेल, ठीक है, इन्वायरमेंटल उसमें है ना, तो वो डांसर भी थी और आपको पता है इन्वायरमेंटलिस्ट भी थी, ठीक है ना। तो तो ये जो है सितंबर 1916 के अंदर होम रूल लीग सेटअप होता है, जॉर्ज अर्नाडेल मद्रास के अंदर, प्रोविंस के अंदर करते हैं। और अप्रैल एरिया बॉम्बे और रेस्ट ऑफ इंडिया जो है तिलक कवर का, बॉम्बे एंड रेस्ट ऑफ इंडिया जहाँ पे तिलक छोड़कर बाकी सब एनी बेसेंट करती हैं, ठीक है ना। बॉम्बे जो सिटी है वहाँ पे, और पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया में एनी बेसेंट का है, जहाँ पे तिलक लीग नहीं है वहाँ पे सारा एनी बेसेंट संभाल रही है। तो ये पूरा होता है, एनी बेसेंट जो है वो फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम ये स्टार्ट करती हैं, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पे जॉर्ज अर्नाडेल हैं, ठीक है, और एनी बेसेंट हैं और बीपी वाडिया हैं, ठीक है, ये लोग यहाँ पे मतलब वो होम रूल की बातें कर रहे हैं, ठीक है। एम क्या था, कन्वे करना है मैसेज, टू कन्वे द कॉमन कॉमन मैन फॉर द मैसेज ऑफ होम रूल एज अ सेल्फ गवर्नमेंट।
ठीक है। और इस एम को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रमोटिंग पॉलिटिकल एजुकेशन एंड डिस्कस थ्रू द पब्लिक मीटिंग होल्डिंग कॉन्फ्रेंसेज, यहाँ पे ठीक है ना, कॉन्फ्रेंस वगैरह करके लाइब्रेरीज में, रीडिंग रूम्स में, किताबों में, नेशनल पॉलिटिक्स में, न्यूज़पेपर में, पम्फलेट्स वगैरह, पोस्टर के थ्रू, कार्ड्स के थ्रू, प्ले के थ्रू, रिलीजियस सॉन्ग के थ्रू लोगों को होम रूल के लिए जगाना। ये सब मीडियम अपनाना है, ठीक है, सोशल मीडिया है ये सब इनके, और लोगों को जगाना है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने, जो यंग लीडर्स थे, यंग एडवोकेट्स थे, उन्होंने भी ये होम रूल मूवमेंट ज्वाइन किया, जिसमें मोतीलाल नेहरू ने ज्वाइन किया, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने ज्वाइन किया, भूला भाई देसाई ये एडवोकेट थे बहुत बड़े, उन्होंने ज्वाइन किया, ये सब एडवोकेट्स का ग्रुप है। उसके अलावा तेज बहादुर सुप्रू ये भी एडवोकेट हैं, इन लोगों ने सबने इस होम रूल मूवमेंट को ज्वाइन किया। चितरंजन दास का नाम, सी आर दास का नाम आपने सुना है, उन्होंने, वो भी एडवोकेट है, मदन मोहन मालवीय, इन लोगों ने होम रूल को ज्वाइन किया, ठीक है ना। जिन्ना भी इसमें मेंबर थे, आपको पता है मोहम्मद अली जिन्ना ने भी ज्वाइन किया, ठीक है ना। ओके। और लाला लाजपत राय हैं, ये भी है, ये सब मतलब लोग आ गए इसमें होम रूल वाले में। गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या था कि हम, ठीक है, उन्होंने कहा कि सेवर रेप्रेशन, स्टूडेंट को प्रोहिबिट किया गया कि पब्लिक पॉलिटिकल मीटिंग अटेंड नहीं करोगे, क्या नहीं करोगे, पॉलिटिकल मीटिंग अटेंड नहीं करोगे, ठीक है। केस अगेंस्ट जो है तिलक के अगेंस्ट उनके बर्थडे पर ही केस लगा दिया गया, ठीक है, कि तुम फिर सेडिशन कर रहे हो। जून से 1917 के अंदर एनी बेसेंट जो है, उनके एसोसिएट बीबी वाडिया, जॉन अर्नाडेल, उनको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है ना। और उसके बाद में तो इन्हें जी सुब्रमण्यम अय्यर ने इस अरेस्ट के बिना पर गुस्से में आके, उन्होंने जी सुब्रमण्यम अय्यर, एस सुब्रमण्यम अय्यर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो उन्होंने अपना वो क्या नाम है, एस सुब्रमण्यम अय्यर, इन्होंने जो है अपना नाइटहुड का, इनको सर का खिताब मिला हुआ था, उन्होंने अपना सर का खिताब जो है छोड़ दिया, ठीक है ना। ह्यूज पब्लिक मीटिंग्स वगैरह हुई इनके अरेस्ट के खिलाफ, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट एंड हर एसोसिएट, ये जो जब अरेस्ट हो गए, तो यहाँ पे जो है लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू, आपको पता है मॉन्टेस्क्यू और चैम्सफोर्ड, ठीक है ना, इन लोगों का ने एक रिफॉर्म किया। इन्होंने कहा कि ये सब जो है ये लोग पता नहीं क्या करते रहते हैं। जैसे कि उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि शिवा कट हिज वाइफ इनटू 52 पीसेस ओनली टू डिस्कवर दैट ही हैड 52 वाइफ्स, ठीक है। दिस इज व्हाट हैपेंड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हेन इट इंटर्स मिसेस बेशन, मतलब इंडिया को डिवाइड कर देंगे, तोड़ देंगे और कुछ नहीं, जैसे शिवा ने अपनी वाइफ को 52 पीस में काट दिया था, उसी तरीके से इंडिया को ये एनी बेसिन की एंट्री ने काट दिया है, तोड़ दिया है, ठीक है ना। इंडिया को ये तबाह कर रही है, हमें डिस्टर्ब कर रही है बेमतलब की, और उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो एनी बेसेंट को मजबूर होकर रिलीज़ करती है सितंबर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीटिंग पब्लिक प्रोटेस्ट होता है 1917 के अंदर। और फिर 1917 में ही दिसंबर में उनको कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जाता है, ठीक है। और ये मूवमेंट चलता रहता है 1919 तक, ठीक है, समझ रहे हैं। और ये एजिटेशन फेल क्यों हो जाता है, क्योंकि ऑर्गेनाइज तरीके से इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। तिलक का पैसिव रेजिस्टेंस था, तिलक बहुत एग्रेसिव नहीं थे, मॉडरेट, ठीक है, ओके। क्योंकि आपको पता है, और उसके अलावा जो मॉडरेट लोग थे, उनको मॉन्टेस्क्यू का एक स्टेटमेंट आया था, अगस्त ऑफर के नाम से उसको जाना जाता है 1917 के अंदर, ठीक है। अगस्त स्टेटमेंट के नाम मॉन्टेस्क्यू अगस्त एक डिक्लेरेशन कहा जाता है। अगस्त डिक्लेरेशन में उसने कहा था कि हम लोग धीरे धीरे जो है क्या करेंगे, होम रूल दे देंगे, ठीक है ना। होम रूल धीरे धीरे हम लोग इनको दे देंगे, हम इसलिए होम रूल देना भी चाहते हैं, ऐसा नहीं है। तो जब डिमांड एक्सेप्ट कर ली, तो एनी बेसेंट ने कहा यार फिर तो ठीक है, जब डिमांड एक्सेप्ट ही कर ली है तो क्या कर सकते हैं ना। ओके। मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म जो आया, उसमें उन्होंने जुलाई 1918 के अंदर मतलब इनको और डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। उन्होंने, मॉडरेट्स कह रहे हैं अब आंदोलन करने से कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना। इन्होंने कहा लगने की जब तक कि हमें इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तब तक हम पैसिव रेजिस्टेंस करेंगे, ठीक है ना। तो ये होता रहा। लेकिन फिर धीरे धीरे 1919 तक आते आते ये एजिटेशन जो है वो फेड आउट हो गया, क्योंकि तिलक को अब्रॉड जाना पड़ा कुछ केस के कनेक्शन में, कुछ केस वगैरह के लिए, ठीक है, थोड़ी देर में तो ये आता हूँ, ये करके निकल लिए। और उसके अलावा जो है आपका एनी बेसेंट कह रही हैं अब मैं क्या करूँ, क्योंकि एनी बेसेंट को उन्होंने आश्वासन दे दिया था कि भाई आप जो है आप मूवमेंट क्यों कर रही हैं, हम धीरे धीरे, अब एक अचानक से तो पावर ट्रांसफर कर नहीं सकते हैं, ठीक है, हम लोग जो है धीरे धीरे आपको जो पावर दे देंगे। उसके अलावा आपको अगर चाहिए जेन्युइन पावर ट्रांसफर की बात, तो ठीक है, लो हम एक और वो दे रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो एक 1919 के अंदर ये थोड़ा बहुत इलेक्शन के प्रोविजन ले ही आते हैं, ठीक है ना, सेपरेट वगैरह की बात करने ही रखते हैं। तो फिर जो है उस समय, अब यहाँ पे आपको मैंने ये बता भी रखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर, जिसको ग्रैंडफादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। और ये ये क्या करता है, सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को यहाँ डिमार्केशन होता है, डायरकी वाला सिस्टम यहाँ इंट्रोड्यूस होता है। सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है उसको सेंट्रल लिस्ट में कानून बनाने के लिए कहा जाता है, और प्रोविंशियल लिस्ट में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को कानून बनाने के लिए कहा जाता है। उसके अलावा डुअल सिस्टम गवर्नमेंट स्टार्ट होती है, यानी डायरकी इन द प्रोविंस। प्रोविंस के अंदर एक ट्रांसफर सब्जेक्ट होता है, एक रिजर्व सब्जेक्ट होता है। ट्रांसफर सब्जेक्ट क्या होता है, जिसमें जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, उस समय जो मिनिस्टर बनेंगे,
वो लोग एग्रीकल्चर वगैरह वो सब मैटर उनको वो लोग उसमें अपने काम करेंगे और रिजर्व सब्जेक्ट में ब्रिटिश ऑफिशियल्स काम करेंगे, ठीक है, वो मिनिस्टर्स की हेल्प के बिना करेंगे, ठीक है। और लॉ कौन बनाएगा, तो ट्रांसफर सब्जेक्ट में गवर्नर जो है विद द एड ऑफ द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ट्रांसफर सब्जेक्ट में तो गवर्नर रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल है गवर्नर के थ्रू, मतलब मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है गवर्नर को, वही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, किसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, किसमें, ट्रांसफर सब्जेक्ट में। और रिजर्व सब्जेक्ट में गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिस्पॉन्स विदाउट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनकी, लेकिन करना सारा काम उन्हीं को है, ठीक है ना। बाई कैमरल लेजिस्लेशन यहाँ से शुरू होता, मतलब बात होती है बाई कैमरल लेजिस्लेशन की, डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री, और कंट्री के अंदर डायरेक्ट इलेक्शन के मतलब पहली बार इंट्रोड्यूस करने की बात करती हैं। यहाँ पे इंडियन काउंसिल जो पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है उसको दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, एक होता है अपर हाउस जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, दूसरा लोअर हाउस जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, जो कि बाद में हमारा क्या बन जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा बन जाएगा। 3/6 ऑफ द वाइसरॉय काउंसिल, 3 मतलब 6 में से 3 जो है वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को रखा जाता है इसमें, और उसके अलावा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ पे सिखों को, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को और यूरोपियंस को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, मतलब ये लोग वोट अलग से अपने बंदों को खुद चुनेंगे, ठीक है। सिख जैसे के लिए सीट रिजर्व की जा रही है, इंडियन क्रिश्चियन के लिए सीट रिजर्व होगी, इंडियन मतलब इसमें सीट डिसाइड होगी कि मुस्लिम की इतनी सीट, सिख की इतनी सीट, इंडियन क्रिश्चियन की इतनी सीट, एंग्लो इंडियन की इतनी सीट, यूरोपियंस की इतनी सीट, तो उसमें सिर्फ सिख ही लोग आएंगे वोट करेंगे, ठीक है ना। तो सेपरेट इलेक्टोरेट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे मुसलमानों का नाम नहीं है, बताओ क्यों, क्योंकि 1909 में आपको पता है मुस्लिम लीग 1909 में ही ऑलरेडी इन लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को मिल चुका है, तो वहाँ पे फिर उनको मिलने का कोई मतलब नहीं है। तो सिखों को, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडिया क्या नाम, एंग्लो इंडियंस को, एंग्लो इंडियन जो इंडियन और इंग्लिश दोनों मिक्स हो गए थे, और यूरोपियंस को जो है क्या नाम है मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में जो वो है, इसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये दिखेगा कि 1935 में औरतों को भी मिलेगा, ठीक है ना, अभी यहाँ औरतों को नहीं मिला है, ठीक है। उसके अलावा जो है सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियंस को मिला है। सेपरेट इलेक्टोरेट ओनली मुस्लिम कैन, वही मैं बताया था ना, मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम वोट करेगा, वो वाला सेपरेट इलेक्टोरेट ऑलरेडी मॉडल मिंटो रिफॉर्म 1909 में मिल चुका है, ठीक है ना। सलीमुल्लाह कैंडिडेट थे फ्रॉम दक्का, इन्होंने ही मुस्लिम लीग बनाई थी, ठीक है, क्लियर है। मॉडल मिंटो रिफॉर्म 1909 में मैंने आप लोगों को बता दिया है ऑलरेडी, 1909 बताया हुआ ना, नहीं बताया, अभी नहीं बताया, अरे 90, अच्छा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 हमने डिस्कस नहीं किया, तो ध्यान रखो, अभी डिस्कस कर बता देता हूँ। उसमें मैंने बताया था वैसे मुस्लिम को एक लॉ मेंबर बनाया गया था, मुस्लिम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, वो क्वालिटी में बताया था, याद करो। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को पहला लॉ मेंबर इंडियन बनाया गया था उसमें, और मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, याद करो, ऐसा मैंने बताया है। लेकिन चलो अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, लेकिन 1909 1919 भी पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, इसमें पढ़ाया हुआ है, लेकिन ठीक है। इसमें ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर, कमिश्नर इन इंडिया और लंदन में बनाया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई गई, मैंने बता रखा है ऑलरेडी। अपॉइंट किया गया स्टेचुटरी कमीशन टू इंक्वायरी रिपोर्ट इन द वर्किंग ऑफ द 10 साल के बाद फिर ये क्या नाम, इन्होंने कहा था कि हम लोग फिर इसकी वर्किंग को देखेंगे, ठीक है ना। तो ये सारा इन्होंने कर दिया, 10 साल के बाद देखेंगे। तो इसमें पॉजिटिव क्या रहा कि एक लिंक, मतलब लिंक बिटवीन द टाउन एंड द कंट्री, इसमें प्रोविंशियल और सेंटर के अंदर जो है वो डेवलप किया। इसमें आपने होम रूल के जो असेसमेंट अगर आप करेंगे, तो जब इन्होंने होम रूल चलाया पूरे देश में, एक वो लहर दौड़ाई जिसमें डाउन और कंट्री पूरी कनेक्ट हो गई। उसके अलावा जो है शिफ्टिंग ऑफ द मूवमेंट, इनिशियली ओनली एजुकेटेड क्लास पार्टिसिपेट कर रहे थे, बाद में मास पार्टिसिपेशन भी आया इसमें, ठीक है ना। लोगों को गांधीयन स्टाइल में ट्रेंड करने का मौका मिला, एक तरह से मतलब पैसिव रेजिस्टेंस करने का मौका मिला। और उसके बाद में फिर लखनऊ पैक्ट होता है, लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा सब एक साथ आ जाते हैं, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आया है 2013 में, क्वेश्चन जरा पढ़िए। Annie Besant was responsible for starting Home Rule movement, the founder of Theosophical Society, the president of Indian National Congress। तो ये कौन कौन सी बातें इसमें सही हैं? हाँ मोनी, बताओ कौन सी बात सही है, कौन सा आंसर सही है, आज मोनी बताएंगे कौन सा आंसर सही है। एनी बेसेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल थी फॉर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट, ठीक है, पहली बात, मतलब स्टार्ट तो कराई था। अच्छा, तो क्या फाउंडर थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की, क्या प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, यस। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा नहीं है, और 2 नहीं होगा, और 2 नहीं होगा तो कौन सा आंसर हो जाएगा,
बताएगी नहीं ये लड़की, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। तो होम रूल मूवमेंट समझ में आया। लखनऊ सेशन होता है, लखनऊ सेशन कब होता है, 1916 के अंदर। लखनऊ सेशन कांग्रेस का 1916 के अंदर होता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सेशन, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस सेशन में क्या था, क्योंकि इसमें एक तो एक्सट्रीमिस्ट जो लोग थे कांग्रेस फोल्ड के, ठीक है, वो लोग इसमें वापस से रीएडमिट होने लगे थे, ठीक है। दूसरा, लखनऊ पैक्ट के अंदर मुस्लिम लीग और कांग्रेस पहली बार मिलते हैं और पैक्ट करते हैं, कहते हैं भैया हम लोग मित्र लोग थे, हम लोग भैया जो है वो तो अलग हो गए थे, अपना गले गले वाले मिलते हैं और बहुत दोस्ती वोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। और इसमें जो है जिन्ना को क्या कहते हैं पता है, जिन्ना को नायडू, सरोजिनी नायडू क्या कह रही है पता है, कह रही है मिस्टर जिन्ना यू आर द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। क्या कह रही है, यू आर द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, मतलब जिन्ना की तारीफ कर रही है, ठीक है ना। और ये बोल रहे हैं अब जूता उता नहीं फेंकना है, अब जो है हम लोगों को साथ में रहना है, ठीक है, और दुश्मनी नहीं करनी है। तो लखनऊ पैक्ट में जो जो वो होते हैं प्रेसिडेंट होते हैं, वो ऐसी मजूमदार होते हैं। कौन होते हैं, वो क्या एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है मुस्लिम लीग अगर सेपरेट इलेक्टोरेट चाहती है तो हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट करते हैं, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस मिलकर बोलते हैं कि हम लोग ज्वाइंटली कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड करेंगे और हम लोग जो है मुस्लिम का सेपरेट इलेक्टोरेट कांग्रेस एक्सेप्ट करती है, और हम लखनऊ वो जो मुस्लिम लीग है उसका सेपरेट इलेक्टोरेट इस्टेब्लिश करते हैं, और उनका मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट में मुस्लिम को मुस्लिम वोट करेगा, मुस्लिम का रिजर्वेशन एक्सेप्ट करते हैं। और इस तरह से लखनऊ पैक्ट जो हो जाता है जिन्ना मतलब इसके बीच में, किसके, मुस्लिम लीग के बीच में और कांग्रेस के बीच में, ठीक है ना। और अब यहाँ पे बात आती है कि क्या कांग्रेस ने मिस्टेक किया था सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सेप्ट करके, एक्सेप्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। तो इसमें यह है कि हो सकता है मुस्लिम लीग उसकी वजह से इम्प्लाइडली दो सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पे उभरी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात हुई, लेकिन जब सेपरेट इलेक्टोरेट मान लिया तो ये मान लिया कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग है, ठीक है ना। और इससे टू नेशन थ्योरी का एक वो हुआ, तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो होते हुए भी अब ये आपस में गले वाले तो खूब मिले थे कि भैया हम लोग बिछड़े हुए भाई थे, हमें बड़े मतलब बड़ा दिन तक बिछड़े रहे और हम लोग अब तो आपस में मिलकर लड़ेंगे, ये वो सारी बातें थी, बहुत एंथुजियाज्म था। लेकिन कहीं ना कहीं एक शुरुआत हो गई थी, और यहाँ पे जो है मुस्लिम, ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या था, थोड़ा समराइज कर दिया है, और भी बातें कर लेंगे। तो अभी आपको फिलहाल ये समझ में आ गया कि ये क्या था, होम रूल क्या था। तो जरा समरी कर लेते हैं, क्या था होम, जो हमारा बंगाल पार्टीशन 1905 में शुरू होता है। बंगाल पार्टीशन में बाल गंगाधर तिलक वगैरह एजिटेशन करते हैं, एजिटेशन के लिए ग्राउंड ढूंढते हैं, और उसी में इनका डिस्प्यूट हो जाता है मॉडरेट से, और सूरत स्प्लिट हो जाता है। सूरत स्प्लिट किसका, कांग्रेस का। कांग्रेस सूरत में डिवाइड हो जाती है दो पार्ट्स में, मॉडरेट और उसमें, और फिर मॉडरेट्स वगैरह जो है उनका साथ देना छोड़ देते हैं कांग्रेस, और अब इनको अंग्रेजों को मौका मिल जाता है, बहुत अच्छे से पिटाई उटाई करते हैं, इन लोगों को सुधार देते हैं, जेल वेल में डाल देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में लोगों को लीडरलेस हो जाते हैं इंडियंस। जब इंडियन लीडरलेस हो जाते हैं तो फिर जब लीडरलेस हैं, कोई समझाने वाला नहीं है, तो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। उसमें बहुत सारे लोग जो है जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में या इस तरह की जो है रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, जिसमें से सचिन सान्याल का नाम आता है, बंदी जीवन जीवन लिखा है, उसके अलावा रस बिहारी बोस का नाम आता है। इन लोगों ने हार्डिंग के ऊपर बम बम फेंका, इन लोगों को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन भाई मालूम एक बंदा था उसको पढ़ के इन लोगों ने फांसी दे दी, ठीक है ना। चांदनी चौक में बम फेंका था। उसके बाद में क्या होता है कि गदर यहाँ से फॉरेन में भी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट चलते हैं, जिसमें से गदर पार्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है, अपनी न्यूज़पेपर वगैरह निकालती है वीकली, और लोगों को मतलब इंस्पायर करती है, लोगों को स्कॉलरशिप देती है, जो जो इंडियंस होते हैं, सब कुछ काम करती है। लेकिन वो भी कुछ ट्रेडर्स की वजह से वो भी वो एक सडिशन वो करना चाहते हैं, वो एक क्या नाम है, रिवोल्ट करना चाहते हैं हथियार उठाकर, लेकिन वो भी पकड़े जाते हैं। और उसके बाद में फिर कामागाटा मारू इंसिडेंट जो है इन बिटवीन होता है। कामागाटा मारू वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले शुरू जाती है, एक शिप होता है जो कि कनाडा जाता है, और वहाँ पे उसको कैनेडियन अथॉरिटीज उतरने नहीं देते, जो कि एक तरह से ब्रिटिशर अथॉरिटीज़ ही वो उतरने नहीं देते, वापस कर देते हैं। तो ये लोग वापस आते हैं यहाँ पे, इंडिया में उतरने से मना कर देते हैं कि हम लोग नहीं जाएंगे। पंजाब और सिख मर्चेंट वगैरह होते हैं, पंजाबी सिख मर्चेंट वगैरह, मुस्लिम मर्चेंट होते हैं उसमें, तो वो उतरने से तो गोली चलती है, काफ़ी लोग मारे जाते हैं, 11-12 लोग मार दिए जाते हैं, इनफैक्ट 22-22 लोग मारते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि एजिटेशन शुरू होता है। गदर पार्टी वाले वैसे बहुत इनके गुस्सा होते हैं, लेकिन वो उतने मतलब जो गुस्सा और जो गर्मी होती है उसको वो लोग इनकैश नहीं करवा पाते हैं।
फाइनली वो मूवमेंट सप्रेस हो जाता है, वर्ल्ड वॉर शुरू रहता है और लोगों को एक उम्मीद होती है कि वर्ल्ड वॉर के बाद जो है हमें कुछ रिलीफ मिलेगा। लेकिन वर्ल्ड वॉर है इन बिटवीन जो है 1914 के अंदर तिलक आ जाते हैं बाहर जेल से, 1908 में गए थे और वो चाहते हैं कि कांग्रेस में एंट्री मिल जाए। तब तक पॉलिटिक्स काफ़ी चेंज हो चुकी है, मॉडरेट भी थे, पावरफुल नहीं है, ठीक है। लेकिन एनी बेसेंट की एफर्ट की वजह से, उनके एफर्ट की वजह से तिलक को वापस लाने की कोशिश की जाती है। ये लोग मिलकर होम रूल चलाने की कोशिश करते हैं कि लोगों को समझाएं कि स्वदेशी मूवमेंट की स्वदेशी स्वराज की डिमांड करो कि हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुने और इस तरह की डिमांड करो जिसको एनी बेसेंट पूरे इंडिया में चलाती हैं। महाराष्ट्र में बॉम्बे को छोड़कर जो है सेंट्रल प्रोविंस वगैरह में ये बाल गंगाधर तिलक चलाते हैं। लोग बहुत सारे स्टूडेंट वगैरह ग्रुप सब लोग होम रूल को ज्वाइन करते हैं और इसके साथ साथ जो है 1916 के अंदर लखनऊ पैक्ट हो जाता है। लखनऊ पैक्ट में AC मजूमदार जो है चेयरमैन है कांग्रेस सेशन के और ये जो मूवमेंट होता है, मतलब ये जो कांग्रेस सेशन होता है इसमें और मुस्लिम लीग भी इसमें आती है तो इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें मुस्लिम और वो मुस्लिम लीग वाले और हिंदू और कांग्रेस वाले गले वाले मिलते हैं, अपना रोते रहते हैं, अपनी कहानी सुनाते हैं, काफ़ी अच्छी स्पीच देते हैं ऐसी मजूमदार। आगे मैं बताऊंगा अभी आपको, उसमें आएगा कि काफ़ी अच्छी कि हम लोग भाई थे, हम लोग बिछड़ गए थे, अब हम अंग्रेजों के ट्रैप में नहीं आएंगे, हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे, हम सेपरेट एक्सेप्ट करते हैं। ये सारी कहानी होती है और उसके बाद में फिर क्या होता है कि जो है इसी 1917 आते आते जो है मॉन्टेस्क्यू डिक्लेरेशन आ जाता है, अगस्त डिक्लेरेशन आ जाता है, जिसमें कहते हैं कि हम होम रूल धीरे धीरे एक्सेप्ट करेंगे, हम लोग खुद ही जेन्युइन पावर ट्रांसफर करना चाह रहे हैं इंडियंस को। और ये जब बात आती है तो एनिमेशन शांत हो जाती है और तिलक को भी कुछ काम होता है, वो भी चले जाते हैं, तो होम रूल एक तरह से धीरे धीरे फेड आउट हो जाता है। और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी आ चुके हैं, लेकिन गांधी जी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है। अभी वो गांधी जी पूरे भारत दर्शन कर रहे हैं, अभी पॉलिटिक्स में नहीं है। 1917 में जो है वो चंपारण सत्याग्रह वगैरह स्टार्ट करेंगे। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह, 3 सत्याग्रह वो पहले नेट प्रैक्टिस के तौर पे करेंगे और उसके बाद में फाइनल जो है जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद में फिर वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तरफ बढ़ेंगे आगे। लेकिन अभी गांधी जी नेट प्रैक्टिस में है, तो अभी हम गांधी का पीरियड आने वाला है, तो अब हम इसके आगे की बात करेंगे। और इसमें एक जो है पानी डालने का काम, जो मूवमेंट है उसके ऊपर पानी डालने का काम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने भी किया, जिसको मॉन्टेस्क्यू चैनफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। उसने भी जो है काफ़ी सारी डिमांड सिखों को सेपरेट और ये सब एक्सेप्ट करके और ये भी कहा कि जनरल पावर ट्रांसफर करेंगे और UPSC वगैरह बनाकर और कई सारी अकाउंटेबिलिटी लाकर जो है लोगों को मूवमेंट को शांत करने की कोशिश की। लेकिन एक बहुत ज़्यादा, एक तरफ वो कैरेट दे रहे थे, एक तरफ स्टिक दे रहे थे। वो स्टिक मॉडल और कैरेट स्टिक मॉडल था, एक तरफ ये तो ला रहे थे क्या नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूसरी तरफ वो रॉयल अटैक ला रहे थे जिसमें जो लोग सेडिशन के चार्जेस पे बिना ट्रायल के लोगों को उठा के जेल में डाल रहे थे। तो दोनों चीज़ें हैं। रॉयल अटैक का विरोध करने की वजह से जलियांवाला बाग हुआ था, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। सैफुद्दीन किचलू और आपके क्या नाम है सत्यपाल को अरेस्ट किया गया था, जिसकी वजह से बैसाखी के दिन वो लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में और उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन जनरल डायर ने वहाँ पे गोलियां चलवा दी और उसकी वजह से मारे गए और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने खिताब वगैरह, नाइटहुड का टाइटल वगैरह था वो वापस किया था। तो उसके बाद मूवमेंट जो शुरू होगा वो शुरू होगा। हाँ, आवाज़ नहीं आ रही क्या? क्या हुआ? हाँ, हाथ उठाया था मोनी ने। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आवाज़ आ रही है? ईजान साहब, आवाज़ आ रही है? अच्छा, चलो ठीक है। कुछ समझ नहीं आया? हैं? ईजान साहब, ईजान साहब, ईजान पढ़ रहे हैं। चलो ठीक है। तो ये है कि यहाँ तक हमने देख लिया है और अब हम लोग आगे नॉन जो गांधी के पीरियड में घुसेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक है, अब गांधी के पीरियड का गांधी ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट गांधी इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। UPSC के लिए अब पता चलेगा। अब जब अब जो पीरियड आएगा ना उसमें आपको पता चलेगा, क्योंकि अब गांधी का पीरियड आ रहा है। अब आपको पता चलेगा कितने महान आदमी थे गांधी, हाउ इम्पोर्टेंट गांधी वॉज। और आपको ये पता चलेगा